या 2 मिनट इंतजार कर जी लेते हैं? जी, स्टार्ट कर ले सर, इंशाल्लाह। पूरे हैं दो मेरे मिनट ख्याल वेट से। करते हैं सर, फिर उसके बाद स्टार्ट करना। मुझे काइंडली इतना बता दें कि पहले की निस्बत आवाज़ क्लियर है, ताकि मैं, नहीं तो मैं माइक चेंज कर लूँगा। क्लियर है सर, जी बिल्कुल। सर। अच्छा, कोई इश्यू तो नहीं जी है ना सर। साउंड में? नहीं नहीं सर, जबरदस्त। चलें ठीक है, मेरे ख्याल से अब स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक था वो लास्ट टॉपिक को ही फर्दर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारे पास लास्ट के जो टॉपिक थे वो तो हम लोगों ने कवर कर लिए थे। अब आगे के जो टॉपिक हैं वो, इनमें से पहला टॉपिक मैंने लिख लिया, बाद के जो टॉपिक थे वो मैंने लिखना शायद भूल गया। खैर, आगे स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट टॉपिक को। तो पहला टॉपिक है हमारा टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, ठीक है। अब अगर सीमेंट के टेस्टिंग की बात करें तो हमारे पास दो तरह के टेस्ट होते हैं सीमेंट को टेस्ट करने के लिए। एक होता है फील्ड टेस्ट, एक होता है लेबॉर्ट्री टेस्ट, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें आप हर वक्त तो लेबॉर्ट्री में नहीं होते ना, एज अ इंजीनियर आप कभी कभी फील्ड में होते हैं, तो उस वक्त आप सीमेंट को कैसे टेस्ट करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले, अब मैं फील्ड टेस्ट को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कि ये इसकी किस तरह हम चेक करते हैं सीमेंट को। तो पहला आता है कि जो सीमेंट है वो प्योर और गुड क्वालिटी की होनी चाहिए। और ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा कि जो सीमेंट है उसकी जो कलर होता है वो यूनिफॉर्मली ग्रीनिश ग्रे कलर का होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा ये ग्रे कलर का ही होता है मोस्टली, ठीक है। तो ये फील्ड के टेस्ट हैं, ठीक है। तो इसमें सेकंड पॉइंट आता है कि अ हैंडफुल ऑफ सीमेंट थ्रोन इनटू अ बकेट ऑफ वाटर फ्लोट्स। याद रखें, जो सीमेंट अच्छा होगा उसे अगर आप हाथ में थोड़ी सी लेके उसे बकेट में जो है ना फेंक देते हैं तो वो तैरने लग जाता है। तो ये मतलब उसकी क्या शो करता है कि भाई ये सीमेंट अच्छा है, ठीक है। ये टेस्टिंग है एक किस्म की। अगर वो तैरने लगे तो मतलब सीमेंट अच्छी क्वालिटी की है। तीसरा आता है हमारे पास कि हैंड इज थ्रस्टेड इनटू अ बैग ऑफ सीमेंट, इट फील्स कूल। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब सीमेंट की बोरी होती है उसके अंदर अगर आप हाथ डाल दें तो हमें ठंड जो है महसूस होने लगती है हाथ को। तो इसका मतलब भी क्या है कि ये सीमेंट अच्छी क्वालिटी की है। चौथा आता है रब्ड इन बिटवीन फिंगर्स, इट फील स्मूथ। यानी कि अगर आप उन्हें उंगलियों के दरमियान ले लें तो आपको स्मूथनेस जो है फील होने लग जाए, तो इसका मतलब भी क्या है, ये सीमेंट अच्छे क्वालिटी का है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास फील्ड टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, ठीक है। यानी अगर आप फील्ड में सीमेंट को ख़रीदने जाते हैं तो आप इन चीज़ों को ज़रूर चेक करेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारे पास लेबॉर्ट्री टेस्टिंग। फ़र्ज़ कर लें अभी आप एक मेगा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तब तो आप डायरेक्ट फील्ड टेस्ट पे ही गुजारा नहीं करेंगे, तब आप क्या करेंगे, लेबॉर्ट्री में सीमेंट को टेस्ट करेंगे। तो लेबॉर्ट्री में सीमेंट टेस्ट करने के हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं, एक सेकेंड, ये देखें, ये फ्लोट कर रहा है सीमेंट, उसने हाथ में लिया और फेंक दिया पानी के ऊपर, तो ये देखें फ्लोट कर रहा है। तो ये चीज़ क्या जाहिर करता है? ये जाहिर करता है कि भाई ये सीमेंट अच्छी क्वालिटी की है। सेकंड आता है हमारे पास फाइनेस टेस्ट। अब ये जो टेस्ट है ये हमारे पास आते हैं लेबॉर्ट्री टेस्टिंग, ठीक है। जब हम फर्ज कर लें मेगा प्रोजेक्ट है तब आप क्या करेंगे, तब आप सीमेंट की जो टेस्टिंग करेंगे वो आप जाके लेबॉर्ट्री में करेंगे, और उसमें पहला टेस्ट आता है फाइनेस टेस्ट। याद रखिए, जो फाइनेस टेस्ट होता है वो हमारे पास उसकी प्रॉपर ग्राइंडिंग को चेक करने के लिए किया जाता है। यानी प्रॉपर ग्राइंडिंग से क्या मुराद है कि यानी इसमें जो छोटे छोटे ज़रात हैं वो कितने ग्राइंड हो चुके हैं, फर्दर ग्राइंडिंग की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि जितना सीमेंट पतला होगा उतनी उसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। याद रखें इस चीज़ को। तो सेकंड है, इट मे बी नोटेड दैट द फाइनर सीमेंट हैज़ क्विकर एक्शन विद वाटर एंड गेन अर्ली स्ट्रेंथ। यानी कि जो जितना फाइन होगा सीमेंट उतनी ज़्यादा वो क्या शो करेगा, एक्शन शो करेगा, पानी के साथ मिलकर जल्दी से रिएक्शन करेगा और उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है कि द फाइनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड आइदर बाय सीव मेथड और एयर परमेबिलिटी मेथड। चलिए, पहले तो मैंने बताया कि भाई फाइनेस किस चीज़ के लिए जो है मेरे पास ज़रूरी होता है। फिर आगे मैंने ये बताने की कोशिश की कि जो
फाइनेस है उसे हम दो मेथड से चेक करते हैं, एक है सीव मेथड और एक है एयर परमेबिलिटी मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास इतने डीप में क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ इनकी जो वैल्यूज़ हैं, इनकी जो रेंज है उनको याद रखेंगे, ठीक है। अब अगर बात करें सीव मेथड की, तो सीव मेथड क्या होता है, हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के सीव्स होते हैं, ठीक है। यानी कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, ये सीव्स आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखें मुख्तलिफ इकसाम की जो है हमारे पास सीव्स हैं, इनमें से हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट को करते हैं पास, ठीक है। एक सीव होता है 9 माइक्रोन का, यहाँ पे जैसे कि मेंशन भी है IS सीव नंबर 9, लेट मी शो यू, ये यहाँ पे लिखा है कि IS सीव नंबर 9, ये हमारे पास एक सीव का नंबर है जिसमें से हम क्या करते हैं, सीमेंट को पास करते हैं और चेक करते हैं कि भाई अगर उसमें से 10% जो है ऊपर रह गया और 90% पास कर गया, तो मैं कहूँगा कि भाई ये सीमेंट बेहतरीन है। अगर 10% से ज़्यादा रह जाता है ऊपर, तो मैं कहूँगा कि ये सीमेंट मेरे काम का नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए सीव नंबर कौन सा होना चाहिए, IS सीव नंबर 9 होना चाहिए, ठीक है। इसमें से हम लोग सीमेंट को पास करते हैं। फ़र्ज़ कर ले आपने जो है 1000 ग्राम उसमें से पास किया और 100 ग्राम जो है ऊपर रह गया और 900 ग्राम नीचे मतलब चला गया, तो आप समझेंगे कि ये बिल्कुल परफेक्ट जो है सीमेंट है, ठीक है। सेकेंड मेथड आता है एयर परमेबिलिटी मेथड, ठीक है। तो इससे हम कैसे मेयर करते हैं, इसके लिए जो है ना उसने प्रोसीजर नहीं लिखा है, लेकिन इसके लिए भी हमारे पास एक मशीन होती है, उसके ज़रिए से फाइंड करते हैं, ठीक है। द फाइनेस ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर पर ग्राम ऑफ सीमेंट। इसके लिए सिर्फ आप लोगों ने जो है ना ये टर्म याद करना है कि भाई परमेबिलिटी, एयर परमेबिलिटी मेथड से जब हम फाइनेस चेक करते हैं सीमेंट की, तो उसके लिए हम उसे मेयर करते हैं एरिया में, ठीक है, सरफेस एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम के मुताबिक, ठीक है। और जो दूसरी जो इसकी अहम दूसरा जो इसका अहम एक पॉइंट है, जो पेपर में बार बार आ भी चुका है पास्ट पेपर में, तो ये क्वेश्चन था कि अ गुड पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट हैव स्पेसिफिक सरफेस लेस देन 50 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम ऑफ सीमेंट। अब ये जो एक उसने पॉइंट लिखा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे सिर्फ आप लोगों ने याद रखना है बस, ठीक है। फिलहाल इतना कंसेप्ट रख लें कि भाई स्पेसिफिक सरफेस जो है एयर परमेबिलिटी मेथड के जरिए सीमेंट का वो कितना होना चाहिए, 2250 या 225 भी वहाँ पे मेंशन आ सकता है, ठीक है। वो क्या करता है, यूनिट को कभी कभी चेंज कर लेता है, सेंटीमीटर की जगह मीटर लगा देता है या मिलीमीटर लगा देता है, तो बस वैल्यूज़ यही होंगी 225 या 2250, ठीक है। और ये 10% ही होगा, ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों की पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो टेस्ट था हमने कौन सा पढ़ा, फाइनेस का। फाइनेस में फिर फर्दर हमने उसे कैलकुलेट किया दो मेथड से, एक सी मेथड था, दूसरा एयर परमेबिलिटी मेथड था। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, अगला है कंसिस्टेंसी टेस्ट। याद रखें, अगर हम फ्लो की बात करें, जब भी टर्म फ्लो आएगा या इंटरनल वर्क या ईज, ये तीन चीज़ें अगर पेपर में कभी भी आ जाएं, तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये कंसिस्टेंसी या वर्केबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब कंसिस्टेंसी क्या है और वर्केबिलिटी क्या है, याद रखें, जब भी बात कंक्रीट की आएगी तब वहाँ पे वर्केबिलिटी टर्म इस्तेमाल होगा, ठीक है। और जब भी बात सीमेंट की होगी, खाली सीमेंट की, तब आप कौन सा टर्म याद रखेंगे, कंसिस्टेंसी, ठीक है। फ्लो कहते हैं कंसिस्टेंसी को, वर्केबिलिटी भी फ्लो ही होता है, ठीक है। तो वो कंक्रीट के लिए होता है, ये हमारे पास सीमेंट के लिए होता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी कहते हैं कि भाई हमारे पास वो पानी की मिकदार कि जिससे हम एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी यानी स्टैंडर्ड एक जो है फ्लो का एक सीमेंट बना सकें, उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट, ठीक है। अच्छा, कंसिस्टेंसी टेस्ट में जो है हमारे पास सेटिंग टाइम भी आता है, साउंडनेस भी और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। कंसिस्टेंसी टेस्ट जो है हम लोग फाइंड करते हैं, एक अपरेटस होता है जिसे विकट्स अपरेटस कहते हैं। इसमें एक सुई होती है, ठीक है, और उस सुई का जो डाया है वो 10 mm होता है और उसकी जो लेंथ होती है वो 40 से 50 mm होती है, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ कि ये किस तरह हम लोग फाइंड करते हैं इसे, ठीक है। अच्छा, एक तो विकेट जो अपरेटस है वो हमारे पास कंसिस्टेंसी को चेक करता है, और इसका दूसरा काम होता है इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, ठीक है। ये दो चीज़ें फाइंड करता है, एक कंसिस्टेंसी और दूसरा इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। अब ये यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये विकेट सेपरेटस है, यहाँ पे इसका ये जो नीडल है ये आप लोगों को शो हो रहा होगा, इसका डाया है 10 mm और इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 40 से 50 mm का होता है, ठीक। इसके बाद इसने कुछ चीज़ें लिखी हैं जहाँ पे इसने मेंशन किया है कि भाई अगर
हमें एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी सीमेंट अगर पेस्ट बनाना हो तो हमें 25 से 30% पानी दरकार होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में या आप लोगों ने कॉलेज में भी पढ़ा होगा, जो डीएई होल्डर्स हैं, कि जब भी हम लोग सीमेंट बनाते थे तो वाटर सीमेंट रेशो का एक टर्म इस्तेमाल होता था, जिसके लिए मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो का जिक्र होता था कि भाई 40% इसमें या 35% से लेके 60% या 80% तक जो है हम पानी डालते थे। तो इसी तरह सीमेंट का अगर पेस्ट बनाना हो तो उस वक्त भी हमें पानी की ज़रूरत होती है, और वो कितनी होती है, 25 से 30%। और 25 से 30% में ही सीमेंट जो है हाइड्रेशन प्रॉपरली करता है, और उसके बाद जो है वो फिर एक अच्छी क्वालिटी का यानी अच्छी नॉर्मल कंसिस्टेंसी, ताकि उसमें एक हल्का सा फ्लो, नॉर्मल कंसिस्टेंसी मतलब हल्की फ्लो उसमें आ जाती है, ठीक है। 25 से 30 35% तक अगर इससे बढ़ाते जाएंगे पानी की मिकदार को, तो क्या होता जाएगा, उसमें फ्लो ज़्यादा आता जाएगा, ठीक है। फिर आता है, सिर्फ कंसिस्टेंसी की बात नहीं करेंगे यहाँ, हम इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम की भी बात करेंगे। अब फ़र्ज़ कर लें मुझे सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम फाइंड करनी है कि भाई ये सीमेंट कितने मिनट बाद सेट हो जाएगा, ठीक है। यानी पानी डाल दूँ, पानी डालने के बाद कितने मिनट बाद कि मैं उसे जो है फिर फर्दर किसी और शेप में चेंज ना कर सकूँ, यानी सीमेंट थोड़ी सी स्ट्रेंथ गेन कर ले, तो उसे मैं क्या कहूँगा, इनिशियल सेटिंग टाइम कह लूँगा, ठीक है। तो वो कैसे हमें मिलता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सीमेंट के अंदर 0.85 पी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ वाटर। यानी फ़र्ज़ कर ले आपने क्या किया, पहले 25% जो है ना उसमें पानी डाल दिया, तो आप क्या करेंगे, फ़र्ज़ कर लें इससे जो है ना आपकी सीमेंट अच्छी नहीं बनी, तो आप क्या करेंगे, 0.85% यानी 0.85% के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और आपको जो अमाउंट मिलती जाएगी वाटर की, तो वो क्या होगा, वो आप डालते जाएंगे, और उसी के ज़रिए आप फिर क्या करेंगे, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट फाइंड करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये किस चीज़ के लिए हम लोग करते हैं, कंसिस्टेंसी के लिए या इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब अगर बात करें साउंडनेस की, याद रखें साउंडनेस किस चीज़ को कहते हैं, सीमेंट और कंक्रीट की अगर हम बात करें, साउंडनेस टर्म ये तब यूज़ होता है जब एक्सपेंशन की बात हो रही है, ठीक है। सीमेंट में जब भी एक्सपेंशन आएगी तो उसे हम साउंडनेस का नाम देते हैं, ठीक है। और साउंडनेस को चेक करने के लिए और साउंडनेस को कंट्रोल करने के लिए भी हम क्या करते हैं, एक मिकदार होती है पानी की, उस मिकदार में पानी को डालते हैं, उससे ज़्यादा नहीं डालते, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ हमने क्या करना हो, एक स्ट्रेंथ लेनी हो, तो अगर सिर्फ स्ट्रेंथ के लिए जो है ना हम पानी को कम कर दें, तो ऐसा नहीं है। पानी को बिल्कुल कम कर दोगे उसके अंदर साउंडनेस आ जाएगी, उसमें श्रिंकेज आ जाएगा, उसमें क्रेक्स आ जाएंगे, ठीक है। जब वो खुश्क हो जाएगा तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं कि एक लिमिट होता है, एक फार्मूला होता है, इसी के ज़रिए हम क्या करते हैं, ये जो मेंशन है इसके ज़रिए एक पानी की मिकदार मालूम करते हैं, और उसके बाद जो है हम उस सीमेंट को बना देते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। अब कंक्रीट में जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए वाटर सीमेंट रेशियो फाइंड करते थे, उसमें तो हम लोग सिंपल एक फार्मूला था कि वाटर टू सीमेंट रेशियो, यानी जितना वाटर लिया सीमेंट के साथ रेशियो निकालो वो आपको परसेंट मिलता था। लेकिन अगर आप सिर्फ सीमेंट के लिए पेस्ट बना रहे हैं जिसमें सिर्फ सीमेंट है और पानी है, तब आप उसमें जो है ना वाटर टू सीमेंट रेशियो वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। उसके लिए फिर हमारे पास मोर्टार का ये जो फार्मूला है, P+3% ऑफ वाटर। यानी कि आप क्या करें, पहले अगर 25% लिया तो आप क्या करेंगे, 3% के हिसाब से पानी को बढ़ाते जाएंगे। अगर फ़र्ज़ कर लें आपने स्टैंडर्ड क्यूब बनाने हैं अच्छे वाले, तो आप क्या करेंगे, फ़र्ज़ कर लें पहले आपने 25% पानी डाल दिया लेकिन उससे नहीं बने अच्छे से क्यूब, तो आप क्या करेंगे, 3% के हिसाब से पानी को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। फिर P इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, ठीक है। इसके बाद आता है कि अगर ऑर्डनरी और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है, उनकी जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो हमारे पास 30 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या होता है, जो ऑर्डनरी सीमेंट है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, या फ़र्ज़ कर लें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट भी अगर आपने ले लिया, तो उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है, यानी वो टाइम जिसमें कंक्रीट क्या करता है, हल्का सा एक स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, यानी सख्त थोड़ा सा हो जाता है, तो उस वक्त जो है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। अगर इन केस 30 मिनट से कम हो जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, वो फिर जो है ना हमारे पास जो सीमेंट है वो काम का नहीं होता। इसका रीज़न क्या है कि जो मिस्त्री होता है ना, वो जब सीमेंट को तैयार कर रहा होता है पानी के साथ, तो उससे तकरीबन कोई बनाने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। अगर वो बिल्कुल जल्दी सेट हो गया फिर तो वो काम का नहीं है, वो वहीं पे ही पड़ा रहेगा, ठीक है, वो किसी काम का नहीं होगा। अगर उसने उसी जगह पे ही स्ट्रेंथ गेन कर ली, उसी टाइम ही गेन कर ली, तो वो फिर काम का नहीं होता, ठीक है। फिर हमारे पास एक अगला आता है कि फाइनल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम उसे कहते हैं, अगर मैं आम अल्फाज में कहूँ, कि अगर फ़र्ज़ कर ले आपने एक फ़र्श लगा दी
और आपने जो है उसके ऊपर पाँव रखने की कोशिश की और उसमें आपको ये महसूस हो कि भाई इसने जो है स्ट्रेंथ गेन कर लिया अभी, ठीक है, यानी कि वो सख्त हो जाए, बिल्कुल सख्त हो जाए और आप जो है उस पर पाँव रखें और वो बिल्कुल ठीक हो, ठीक है, तब मैं कहूँगा कि भाई ये इसकी फाइनल सेटिंग टाइम। लेकिन ऐसा भी नहीं है, इसमें अगर आप बिल्कुल ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तब इसमें हल्का सा जो है एक चेंज आपको, डिफॉर्मेशन या रप्चर आपको दिखाई देगा स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ रैपिड और जो ऑर्डिनरी सीमेंट है वो 10 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 8 घंटे में वो सेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, 10 घंटे में सेट होना चाहिए, ठीक है। इसे कहते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। अब हमारे पास अगला आता है साउंडनेस टेस्ट। जैसे कि मैंने पहले बताया, साउंडनेस कहते हैं एक्सपेंशन को, कि भाई एक्सपेंशन सीमेंट में कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि काफ़ी जो सीमेंट है, जैसे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, वो बिल्कुल जल्दी एक्सपेंड हो जाता है, और जो ऑर्डनरी सीमेंट है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है वो फिर लेट जो है वो एक्सपेंड होता है, ठीक है, इसमें मतलब एक्सपेंशन कम होती है। अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करें तो वो सीमेंट जिसके अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगी उसमें साउंडनेस भी ज़्यादा होगी, उसमें एक्सपेंशन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे, और ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, ये हमारे पास होता है अनकम्बाइंड लाइम एंड मैग्नीशिया सीमेंट के अंदर जो होता है। यानी कि फ़र्ज़ कर लिया आपने जो लाइम डाला था 65 या 63% सीमेंट के अंदर, जो स्टैंडर्ड उसको बनाने के लिए होता है, ठीक है, अगर फ़र्ज़ कर ले वो तो आपने अर्जिलिशियस और कैलकेरियस पत्थर की शक्ल में डाल दिया, ठीक है। अगर कुछ ऐसा भी लाइम और मैग्नीशिया होता है जो रिएक्शन नहीं करता बल्कि बच जाता है, साइड में सीमेंट के अंदर मौजूद होता है, लेकिन वो रिएक्शन किसी चीज़ के साथ नहीं करता, तो वो जो है फिर अनकम्बाइंड लाइम और मैग्नीशिया क्या काज करते हैं, एक्सपेंशन काज करते हैं, सीमेंट के अंदर क्रैकिंग जो है काज करते हैं, ठीक है। तो क्रैकिंग या एक्सपेंशन जब सीमेंट में होगी तो जाहिर है वो फिर सीमेंट हमारे काम का नहीं होगा, वो तो फिर नुकसानदा हो जाएगा ना एक स्ट्रक्चर के लिए। फ़र्ज़ करिए आप डैम बना रहे हैं, तो डैम में अगर क्रैक्स आ गए फिर तो वो बिल्कुल बिलियन ऑफ डॉलर्स आप कह सकते हैं कि उसमें नुकसान हो जाएगा एक मुल्क में, अगर इतना बड़ा डैम बन रहा है, ठीक है। तो साउंडनेस को जो है ना आप किस तरह चेक करेंगे, अगर एक मेगा प्रोजेक्ट है फ़र्ज़ कर लिया आप बना रहे हैं, तो वहाँ पे आप इस टेस्ट को ज़रूर करेंगे सीमेंट पे, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। द साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड विद ली चैटलियर एपरेटस। तो ये एक एपरेटस होता है, ली चैटलियर ने बनाया था, उसके ज़रिए ये लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। 3 चीज़ें होती हैं याद रखना, एक लाइम, एक मैग्नीशिया और एक सल्फ़र, इन तीनों की वजह से साउंडनेस होता है। लेकिन लाइम और मैग्नीशिया के लिए तो टेस्टिंग होती है, वो ली चैटलियर एपरेटस से हो जाता है, लेकिन याद रखें सल्फ़र वो वाहिद कंपाउंड है जिसकी साउंडनेस किसी भी चीज़ से डिटेक्ट नहीं हो पाती, ठीक है, उसके लिए कोई टेस्ट नहीं है हमारे पास। फिर कहता है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में 2 स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, एक अमेरिकन एक इंडियन, कभी कभी ब्रिटिश को भी फॉलो करते हैं, ठीक है, लेकिन जो इंडियन स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि भाई फ़र्ज़ कर ले आपने एक सीमेंट बना दिया, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना ली, उसमें अगर एक क्रेक आ गया है और वो क्रेक 10 mm से छोटा है, वो क्रेक 10 mm से छोटा है तो मतलब सीमेंट अच्छा है, पोर्टलैंड सीमेंट बिल्कुल बेहतरीन है। अगर 10 mm से उसमें ज़्यादा कोई एक्सपेंशन या कोई क्रेक आ गया तो समझ जाएं कि भाई ये सीमेंट बिल्कुल बेकार था, ठीक है। ये लीची एटलियर अपरेटस है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, इसके ज़रिए ये लोग क्या करते हैं, एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट फाइंड करते हैं। इसके बाद लेबॉर्टरी टेस्ट में ही हम लोग अभी इस वक्त चल रहे हैं, तो चौथा टेस्ट आता है हमारे पास टेंजाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। ये भी किस चीज़ का होता है, सीमेंट का ही होता है, ठीक है। तो सीमेंट का टेंजाइल स्ट्रेंथ, टेंजाइल कहते किसे हैं, टेंजाइल कहते हैं पुल को। यानी आप क्या करें, एक फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक क्यूब है, आप उसे जो है एक साइड से खींचें और दूसरी साइड से भी खींचें, तो इससे क्या कहेंगे, मैं क्या कहूँगा कि इस पे मैं टेंजाइल स्ट्रेंथ अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो टेंजाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, दिस टेस्ट इज कैरीड आउट ऑन स्टैंडर्ड ब्रिक्वेट्स मेड ऑफ गुड पोर्टलैंड सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड मोर्टार इन द रेशियो ऑफ 1:3। यानी हम क्या करते हैं, हम ब्रिक्वेट्स बनाते हैं, ब्रिक्वेट्स में दिखाऊंगा अभी कि वो क्या होते हैं, स्टैंडर्ड सीमेंट के, यानी अच्छी क्वालिटी के सीमेंट के बनाते हैं। और किस रेशियो में बनाते हैं, फ़र्ज़ कर लिया अगर आपने 1 kg सीमेंट लिया है तो उसमें आप 3 kg फाइन एग्रीगेट यानी सैंड, जिसे रेती कहते हैं, वो लेंगे, ठीक है। तो ये एक रेशो होता है, इस रेशो में हम लोग लेते हैं और फिर इसके बाद हम क्यूब्स ब्रिक्वेट्स बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि जो टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट है वो हमारे पास 3 और 7 दिन में हम लोग चेक करते हैं सीमेंट की, ठीक है। फ़र्ज़ कर लिया आपने ब्रिक्वेट्स बना लिए, खुश्क कर लिए, पानी में डाल दिए, पानी में डालने के बाद 3 दिन के बाद आपने निकाल लिया और 7 दिन के बाद कुछ निकाल लिए। तो 3 दिन के बाद आपने क्या किया, टेस्ट इन पे अप्लाई किया मशीन के ज़रिए, तो आपके पास जो स्ट्रेंथ है वो कितनी आनी चाहिए, 2 न्यूटन पर mm², ठीक है। और 7 दिन के बाद जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए वो 2.5 न्यूटन पर mm²। अच्छा अब मैं दिखाता हूँ ये कैसे होता है। ये एक मशीन है,
इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये ब्रिक्वेट्स हैं, इनको ब्रिक्वेट कहते हैं, ठीक है। इनके अंदर आप इस तरह के जो है सीमेंट पेस्ट डाल देते हैं 1:3 के हिसाब से। फिर उन्हें आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये सीमेंट के जो क्यूब्स हैं उनको लगा देते हैं, और फिर ऊपर से भी देखें ये खींच रहा है इसे, और नीचे से भी खींच रहा है। तो इस तरह जो है ये इन्हें लोड अप्लाई करते हैं, और ये सुई जो है बता रहा होता है, अभी तो डिजिटल टाइप की मशीन है, वहाँ पे कंप्यूटर पे लिख रहा होता है कि भाई इतने इतने लोड पे जो है ये टूट गया या टूट रहा है, ठीक है। तो जब ये बीच से टूट जाते हैं तब हमें पता चलता है कि भाई ये इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। अब आगे चलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की तरफ। अब पहले था टेंसाइल। टेंसाइल का मतलब होता है खींचना, कंप्रेसिव मतलब कंप्रेस करना, दबाना। यानी कि आप क्या करते हैं, एक क्यूब है फर्ज कर लें आपके पास, तो आप उसे क्या करेंगे, प्रेस करेंगे दोनों साइडों से। तो इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कहते हैं। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छे क्वालिटी का पोर्टलैंड सीमेंट लेते हैं, और इसमें क्या होता है, एक मोर्टार बनाते हैं जिसका रेशियो होता है 1:3। यानी कि 1 kg अगर आपने सीमेंट लिया तो 3 kg आप किसके लेते हैं, फाइन एग्रीगेट्स के लेते हैं। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसने एक चीज़ मेंशन किया है जो पेपर में आ भी चुका है, ये दोनों आ चुके हैं, ठीक है। कि भाई एक तो रेशो पूछा जाता है कि भाई जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट है, ठीक है, सीमेंट नॉट कंक्रीट, सीमेंट में हम कौन सा रेशियो इस्तेमाल करते हैं, 1:3 इस्तेमाल करते हैं। और फिर पूछा गया है कि द साइज ऑफ क्यूब मोल्ड इन ए सीमेंट मोर्टार फॉर फाइंडिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज, फिर एक कुछ वैल्यूज़ गिवन होते हैं, तो ये हमारे पास उसकी वैल्यू है 70.6 mm, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर एक क्यूब है, क्योंकि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसमें ब्रिक्वेट्स नहीं बनाते, उसमें हम लोग क्यूब्स बनाते हैं कंक्रीट के। यानी कि वो इतने, चूंकि हमारे पास जो क्यूब्स हैं वो स्क्वायर टाइप के होते हैं, तो उनकी अगर एक साइड का मुझे पता हो तो दूसरे साइड का ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, ठीक है। तो अगर एक साइड उसका 70.6 mm है, यानी ये तकरीबन कोई 2.5 इंच बन जाता है, ठीक है, 2.5 बाई 2.5, ठीक है, 2.5 बाई 2.5, ठीक है, इंच। तो इतना जो है उसका साइज ऑफ क्यूब होना चाहिए, ठीक है। फिर इन क्यूब्स को क्या करते हैं, जब फ़र्ज़ कर लिया आपने क्यूब्स बना लिए, उन क्यूब्स को आप टेम्परेचर 27 पे एटलीस्ट 90% जो है ह्यूमिडिटी यानी पानी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर यहाँ पे लिखा है इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ एटलीस्ट 90% ह्यूमिडिटी, और 90% ह्यूमिडिटी सिर्फ पानी के अंदर ही मौजूद हो सकता है, वैसे तो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, या स्टीम या पानी कह सकते हैं, ठीक है, फॉर 24 आवर्स। अच्छा, अब जब आप उनको पानी से निकालते हैं उसके बाद आप उन्हें मशीन में डाल देते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, और आपको तीन तीन क्यूब्स लेते हैं, क्योंकि हमेशा जब भी हम टेस्टिंग करते हैं तीन जो है स्पेसिमेंस लेते हैं, तीन क्यूब्स लेते हैं और उनका एवरेज निकालते हैं। तो आपके पास 11.5 3 दिन में स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए, और 17.5 जो है 7 दिन में स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए। अब एक चीज़ आप लोग गौर से देखें, जो सीमेंट है वो कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग है। देखिए यहाँ पे जो कंप्रेशन की जो वैल्यूज़ आए हैं, एक 11 आया है और एक 17 है। और अगर बात करें टेंसाइल स्ट्रेंथ की, तो सीमेंट क्या है, इसमें वीक है। देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2.5 है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि भाई जो सीमेंट है वो टेंसाइल में वीक है और कंप्रेसिव में हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि तभी इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, स्टील डाल देते हैं एक स्ट्रक्चर के अंदर, ताकि उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाए। फिर स्टील का ये मसला है कि वो कंप्रेशन में जो है वीक होता है और टेंसाइल में स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम दो चीज़ें एक साथ मिलाते हैं, ठीक है, सीमेंट और साथ में स्टील, ताकि कंप्रेशन में भी मजबूत हो स्ट्रक्चर और टेंसाइल में भी मजबूत हो। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? काइंडली मुझे कोई रिप्लाई कर दे। जी जी, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, क्लियर है सबको यहाँ तक? जी हाँ भाई, क्लियर है। चलें आगे चलते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ये क्यूब्स होते हैं, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब 70.6 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा, 70.6 ही होगा, ठीक है। तो इस पे ये लोड अप्लाई हो रहा है, कंप्रेसिव लोड इसे कहते हैं, ठीक है। तो कंप्रेसिव लोड अप्लाई होता है और एक लोड आता है और उसके बाद ये टूट जाता है, तो मैं उसे किस चीज़ का नाम देता हूँ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का नाम देता हूँ, ठीक है। अब सीमेंट का जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। एक सेकेंड, मैं
थैंक स्क्रीन सबको शो हो रहा है? मुझे रिप्लाई कर दे कोई काइंडली। हेलो, स्क्रीन शो हो रहा है? सर हो रहा है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो अब जो सीमेंट का टॉपिक था वो हो गया ख़त्म, ठीक है, सीमेंट का टॉपिक हो गया ख़त्म। अब हम आए हैं एग्रीगेट की तरफ। यानी पहले हमने क्या पढ़ा? टेस्टिंग ऑफ सीमेंट पढ़ा। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में दो तरह के टेस्ट होते थे, एक था फील्ड टेस्ट और एक था लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में फिर फर्दर हमने काफ़ी टेस्टें पढ़ी। अब हम आए एग्रीगेट की तरफ, ठीक। एग्रीगेट क्या होता है? एग्रीगेट से एक टर्म को याद रखो, इनर्ट मटेरियल, यानी ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। एक सवाल पूछा गया था किसी इंजीनियर से कि भाई एग्रीगेट को डिफाइन करो, तो उस बंदे ने कहा कि भाई फलाना फलाना फलाना, लेकिन उसका जो ओरिजिनल डेफिनेशन था वो ये था कि इनर्ट मटेरियल होता है, ठीक है। ये क्या होता है? इनर्ट, यानी ये किसी चीज़ के साथ रिएक्शन नहीं करता। लेकिन इसको फिर हम डालते क्यों है? ये इसलिए डालते हैं सीमेंट के अंदर ताकि वो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम को जो है बढ़ा सके, ठीक है, ताकि जो कंक्रीट है उसकी मिकदार बढ़ जाए, ठीक है, इसलिए हम लोग डालते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, द एग्रीगेट इज एन इनर्ट मटेरियल। अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे उसने पहले पहले ही लाइन में ही यहाँ पे मेंशन किया कि ये इनर्ट मटेरियल होता है, यानी रिएक्शन नहीं करता। यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मोटार एंड कंक्रीट्स, यानी ये हमारे पास जो मोटार कहते हैं जिसमें सिर्फ आपने रेती और जो है सीमेंट इस्तेमाल किया उसके लिए इस्तेमाल होता है, और कंक्रीट जिसमें बजरा भी आपने इस्तेमाल किया, फाइन कोर्स एग्रीगेट जिसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एग्रीगेट के बारे में बता रहे हैं कि भाई एक एग्रीगेट, एक गुड एग्रीगेट वो होता है कंक्रीट के लिए जो सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग हो, केमिकली इनर्ट हो, यानी वो रिएक्शन ना करे सीमेंट के साथ, ठीक है। अगर सीमेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो वो फिर क्या हो जाएगा? वो तो फिर ख़राब हो जाएगा, ठीक। सफिशेंटली हार्ड हो और ड्यूरेबल, ड्यूरेबल कहते हैं पाईदार को, यानी कि उस पर अगर आप बारिश लगे, पानी लगे, तूफान आए, कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। तीसरा आता है, अब एग्रीगेट के भी हमारे पास एग्जाम होते हैं। एक होता है नेचुरल एग्रीगेट, एक होता है आर्टिफिशियल एग्रीगेट, ठीक है। नेचुरल कौन से होते हैं? जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। आर्टिफिशियल वो जो हमें किसी चीज़ के जलाने के बाद या किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के बाद या डिसइंटीग्रेट करने के बाद जो चीज़ मिलती है उसे हम आर्टिफिशियल एग्रीगेट कहते हैं, ठीक है। अब नेचुरल एग्रीगेट की बात करें तो ये हमारे पास सैंड, जैसे कि रेत है, ये नेचुरली हमें मिलता है, तो इससे मैं किस चीज़ का नाम दूंगा? नेचुरल एग्रीगेट। ग्रेवल हो गया, जैसे पत्थर हो गए, ठीक है। क्रश्ड रॉक, यानी पहाड़ है उसे तोड़ दिया आपने, तो उससे जो एग्रीगेट मिलते हैं वो भी हमारे पास नेचुरल होते हैं, ठीक है। आर यूज्ड फॉर रीइंफोर्स कंक्रीट। दूसरा पॉइंट आता है आर्टिफिशियल एग्रीगेट। अब ये क्या है? वो एग्रीगेट जैसे कि फर्नास क्लिंकर जो होते हैं हमारे पास, जैसे कि कोई चिमनी है उसके अंदर आग जल रही है और उससे जो कोयला बच गया, तो एक तरह से वो फिर हमारे पास क्या हो जाता है? क्लिंकर, ठीक है। कोक ब्रीज, जैसे कि ये हमारे पास ये भी इसी टाइप का ही होता है। सारडस्ट, जैसे कि जो दरख्त शरख्त हो गए उनकी, उनसे उनसे भी एक तरह का जो है एग्रीगेट हमें मिलता है, तो उसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं, ठीक है। एंड फॉर्म्ड सिलेक्ट एटसेट्रा। तो ये हमारे पास कब इस्तेमाल होते हैं? जब हमें लो डेंसिटी ऑफ कंक्रीट ज़रूरत होती है तब हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये दिख रहा है एक तरफ जो है ना ये नेचुरल एग्रीगेट्स है, और दूसरी तरफ ये इसे कहते हैं आर्टिफिशियल। ये जो है क्या कहते हैं उसे? फर्नास क्लिंकर है, ठीक है। तो ये वो है, और यहाँ पे देखें ये नेचुरल एग्रीगेट। एग्रीगेट में दो चीज़ें आती हैं, एक फाइन आता है, एक कोर्स आता है, और कुछ जो बड़े होते हैं उनको साइक्लोपियन एग्रीगेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फाइन में देखें ये रेत है हमारे पास। ज़रूरी नहीं है कि फाइन में सिर्फ रेत ही है, वो तमाम आ जाते हैं जो 4.75 से नीचे आते हैं, ठीक है। तो ये फाइन एग्रीगेट हो गए, ये हमारे पास कोर्स एग्रीगेट हो गए, ये भी कोर्स हैं, ये फिर दूसरे हल्के फुल्के टाइप के हैं, ठीक है। अब पहले तो हमने क्लास जो है एग्रीगेट को डिफाइन किया कि होता क्या है। अब इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं कि भाई हम इसी क्लासीफाई कैसे करेंगे। तो क्लासीफाई जो है हम इन्हें तीन तरह से करते हैं। साइज़ एग्रीगेट, अगर आप लोग देखते हो रोज़मर्रा ज़िंदगी में, देखिए कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं। शेप, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कुछ बिल्कुल जो है मुख्तलिफ शक्ल के होते हैं, कुछ टेढ़े मेढ़े होते हैं, कुछ बिल्कुल सीधे, कुछ बिल्कुल स्मूथ टाइप के होते हैं। यूनिट वेट की बात करें तो फिर यूनिट वेट ये कुछ और होता है, ठीक है। इसमें हम लोग डेंसिटीज़ को कंपेयर करते हैं और उसके बाद हम अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई कौन सा कहाँ पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनकी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज़ करेंगे। क्या करेंगे? साइज़ को पढ़ेंगे, फिर शेप को पढ़ेंगे, फिर यूनिट वेट को पढ़ेंगे। अब अगर साइज़ की मैं बात करूं तो साइज़ में हमारे पास चार तरह के एग्रीगेट आते हैं, ठीक है। एक आता है फाइन एग्रीगेट, यानी बिल्कुल जो छोटे हैं 4.75 से नीचे वाले उनको हम फाइन एग्रीगेट, जैसे रेती हो गया।
और अगर कोर्स एग्रीगेट फिर आ जाते हैं जो उससे बड़े होते हैं, फिर साइक्लोपियन जो उससे भी बड़े होते हैं, फिर आता है एंड ऑल इन एग्रीगेट। ऑल इन एग्रीगेट का मतलब है इन तीनों का मिक्सचर, यानी फाइन, कोर्स और साइक्लोपियन को मिक्स करो जो एग्रीगेट बनेगा उसे हम ऑल इन एग्रीगेट कहेंगे, ठीक। फिर आता है फाइन एग्रीगेट। अब फाइन एग्रीगेट कौन से होते हैं? द aggregate which pass through 4.75 mm IS sieve and entirely retain on 75 micron IS sieve is called fine aggregate। यानी कि आपने क्या किया, आपके पास सीव्स होते हैं जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया आप लोगों को। उसमें एक सीव होता है जिसका दो तरह की सीव है, एक होता है 4.75 mm का और एक है 75 माइक्रोन का। यानी ऊपर आपने रखा 4.75 mm का और नीचे आपने रखा 75 माइक्रोन का। अब जाहिर है ऊपर से आप रेती अगर डालते जाएंगे, फाइन एग्रीगेट अगर डालते जाएंगे तो वो क्या होगा, ऊपर रिटेन होंगे, वहीं पे 4.75 पे रिटेन होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पास होके 75 माइक्रोन तक चले जाएंगे। इस दरमियान में जितने भी आएंगे हमारे पास उन्हें हम कहेंगे कि भाई ये फाइन एग्रीगेट है, ठीक है। अच्छा, फाइन एग्रीगेट हमारे पास नेचुरल सैंड हो सकता है, क्रस्ट स्टोन हो सकता है, सैंड और क्रस्ट ग्रेवल सैंड, ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, द मिनिमम पार्टिकल साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट इज 0.075। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया 75 माइक्रोन, 75 माइक्रोन असल में 0.075 mm को कहते हैं, ठीक है। एंड मैक्सिमम पार्टिकल साइज इज 4.75 mm। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, कि पेपर में अगर आया भी यहाँ से सवाल आएगा कि भाई मिनिमम पार्टिकल साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट क्या है और मैक्सिमम पार्टिकल साइज क्या है, ठीक है, फाइन एग्रीगेट। अच्छा, वो मटेरियल जो 75 माइक्रोन से भी बिल्कुल छोटे होते हैं, ठीक है, तो उनमें दो तरह के हमारे पास पार्टिकल आते हैं, एक आता है सिल्ट, एक आता है क्ले, ठीक है। द मटीरियल हैविंग पार्टिकल साइज वेरिंग फ्रॉम 0.06 टू 0.002 mm इज टर्म्ड एज सिल्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अब देखें ये वैल्यू जो है ना 0.002 ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है। यानी कि इससे लेकर इस रेंज में जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स आएंगे उनको मैं फाइन का नाम नहीं दूंगा, उनको मैं नाम दूंगा सिल्ट का। बेशक ये फाइन में आते हैं क्योंकि फाइन का भी एक रेंज है ना, फाइन में उसने कहा है कि भाई 75 माइक्रोन तक होना चाहिए। अब ये 75 से तो बिल्कुल छोटा है, ये देखिए ये 7 है, 7 के बाद 6 आ गया। अब इससे भी जो छोटे होंगे उन्हें हम फिर क्या कहेंगे, सिल्ट कहेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है 0.002, ये इससे फिर जो बिल्कुल छोटे होंगे उन्हें हम कहेंगे क्ले, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, क्ले कहेंगे। जिनकी मतलब साइज 0.002 से छोटा होगा तो उन्हें हम क्या कहेंगे, क्ले कहेंगे, ठीक है। तो याद रखें क्ले का मैक्सिमम साइज 0.002 होता है, ठीक है, यानी ये इसका मैक्सिमम साइज है और मिनिमम साइज जो है इसका इससे भी ज़्यादा छोटा होता है, 0.0002 mm, इससे भी बल्कि छोटे, ठीक है। ये जैसे कि आप लोगों को सी दिख रहे हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से जो है फ़र्ज़ कर लीजिए 4.75 है और ये जो है क्या कहते हैं 75 माइक्रोन का है। अब यहाँ से मैंने फाइन एग्रीगेट पास किया, यहाँ पे कुछ रह गए और यहाँ पे बिल्कुल रह गए, ठीक है जी। सईद भाई आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर, ये वीडियो रिकॉर्डिंग में लगा दें प्लीज। हाँ, वीडियो मैंने रिकॉर्डिंग में शायद लगा दी है, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ एक सेकंड। ओके सर। हाँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में क्लियर है सबको यहाँ तक। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जी भाई, कुछ और भी पूछना है? कंटिन्यू करते हैं। अब कोर्स एग्रीगेट आता है। फाइन के बाद जो बड़े होते हैं, जो 4.75 से बड़े होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। द एग्रीगेट विच पास थ्रू 75 mm। एक था 75 माइक्रोन, ठीक है, 75 माइक्रोन कुछ और है, वो बिल्कुल छोटे होते हैं, ठीक है, याद रखना, इसमें भूलना नहीं, एक 75 माइक्रोन है और एक 75 mm है। यानी कि 75 mm से पास हो और 4.75 mm पे रुक जाएं, उन्हें फिर हम क्या कहते हैं, कोर्स एग्रीगेट कहते हैं, ठीक है। 75 वैसे भी अगर आप लोगों को दिख रहा हो यहाँ पे, एक मिनट में दिखाता हूँ। लेकिन 75 जो है ना, 75 mm और 4.75 mm, तो ज़ाहिर है ये बड़े हैं, ये बड़ा साइज़ है। तो बड़े साइज़ में मतलब आप पत्थर गुजारें और ये आके कहाँ पे रुक जाएं, 4.75 पे रुक जाएं, तो ये 75 से 4.75 तक जितने भी होंगे उन सबको मैं कोर्स एग्रीगेट का नाम दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास ग्रेवल आ सकता है। ग्रेवल जैसे कि रोड जो बन रहा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे ग्रेवल डालते हैं, ठीक है।
या स्टोन हो गए बड़े वाले, अनक्रश्ड ग्रेवल यानी क्रश भी हो सकता है, अनक्रश भी हो सकता है, स्टोन आर पार्शियली क्रश्ड ग्रेवल आर स्टोन एटसेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया कि भाई मिनिमम पार्टिकल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना होता है, कम से कम जो है 4.75 एंड मैक्सिमम साइज हमारे पास 75 mm होता है, ठीक है। तीसरा आता है साइक्लोपियन एग्रीगेट। अब ये इसका जिक्र जो है बहुत कम आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी बिल्कुल इसके बारे में एक हल्का सा इंट्रोडक्शन उन्होंने हमें दिया था, मुझे याद है। तो साइक्लोपियन एग्रीगेट वो होते हैं जो कोर्स एग्रीगेट से भी बड़े होते हैं, यानी कि 75 mm से भी जो बड़े होंगे उन्हें हम साइक्लोपियन एग्रीगेट कहते हैं, और ये बिल्कुल काबिल इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े पत्थर डाल के आप कौन सा कुछ क्या बनाना है पता नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम बड़े जो है एग्रीगेट्स इस्तेमाल नहीं करते किसी भी स्ट्रक्चर में, सिवाय रिटेनिंग वाल एटसेट्रा के अलावा, ठीक है। आयलिन एग्रीगेट क्या होता है? आयलिन एग्रीगेट वो होता है जिसमें हम इन तीनों को मिक्स करो, यानी फाइन, कोर्स और साइक्लोपियन तीनों को अगर मिक्स करके जो एग्रीगेट आपको मिलेगा उसे आप आयलिन एग्रीगेट कह सकते हैं, ठीक है। द आयलिन एग्रीगेट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। दीज एग्रीगेट्स आर नॉट जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग हाई क्वालिटी कंक्रीट। जाहिर सी बात है अगर तीनों आ गए तो उससे कौन सा हमें कुछ जो है ना कोई अच्छा स्ट्रक्चर मिलेगा। मैं दिखा भी देता हूँ। अब ये देखें, ये आयलिन एग्रीगेट है, इसमें देखें बड़े भी हैं, फाइन रेत भी है और दूसरी तीसरी चीज़ें भी हैं, ठीक है, और हर तरह के इसमें पत्थर है। देखिए कोर्स एग्रीगेट में भी कुछ टेढ़े हैं, स्मूथ हैं, तो इसे हम आयलिन एग्रीगेट कहते हैं। ये काबिल इस्तेमाल नहीं होता। और ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमारे पास साइक्लोपियन एग्रीगेट्स हैं। अगर इसे देख लें, ये बड़े बड़े पत्थर हैं, 75 mm से बड़े हैं, तो इन्हें हम साइक्लोपियन एग्रीगेट कहते हैं, ठीक है। अब पहला जो था वो हमने साइज़ के अकॉर्डिंग जो है इनकी क्लासिफिकेशन की एग्रीगेट की। अब दूसरा क्लासिफिकेशन आता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू शेप। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप हर तरह की जो है ना एग्रीगेट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते शेप के लिहाज से। मैं दिखा देता हूँ आगे भी एग्रीगेट। राउंडेड एग्रीगेट हमारे पास जो है 5 तरीके के एग्रीगेट होते हैं शेप के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए। एक राउंडेड एग्रीगेट होता है, एक इरेगुलर होता है, एक एंगुलर, एक फ्लेकी एंड एलोंगेटेड, ठीक। अब ये क्या भला है, ये दिखा देता हूँ। राउंडेड एग्रीगेट वो होते हैं जो रिवर और सी शोर से हमें मिलते हैं, ठीक है। इनके अंदर मिनिमम वर्ड्स 32 से 33% होते हैं। वर्ड्स क्या है ये मैं पिक्चर दिखा दूं ताकि आप लोगों को समझ आए। उनको जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, आप ना यहाँ पे गौर करें। फ़र्ज़ कर लें ये एक पत्थर था, ठीक है। इन अल्फाजों को ना पढ़ें, ठीक है, ये जो भी लिखा है इनको ना पढ़ें, आप इन पिक्चर्स पे गौर करें। ये जो पत्थर है, इस बंदे ने क्या किया, इस पत्थर को फ़र्ज़ कर लें तोड़ दिया यहाँ बीच से तोड़ने के बाद उसने माइक्रोस्कोप पे देखा तो इनके अंदर क्या थे, छोटे छोटे से सुराख थे। ये जो सुराख होते हैं ना, इनको बोलते हैं वॉइड्स, ठीक है, जो पत्थर के अंदर होते हैं। और इनका भी एक लिमिटेड रेंज होता है। अगर ये रेंज बढ़ जाए, पोर्स अगर बढ़ जाएँ तो फिर क्या होता है, ज़ाहिर है अगर पोर्स बढ़ गए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सीमेंट ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये पोर्स में चले जाएंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो जितना ज़्यादा मतलब पोर्स होंगे, जितने ज़्यादा पोर्स होंगे उतनी ज़्यादा सीमेंट इस्तेमाल होगी, तो ये अनइकोनॉमिकल बन जाएगा। यानी एक स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, अगर वैसे मैं 10% सीमेंट इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ पे मुझे शायद 15% इस्तेमाल करना पड़े। तो इस वजह से मैं जब भी अगर कोई फाइन एग्रीगेट अगर एग्रीगेट भी लूँगा तो उससे भी ज़ाहिर है मैं चेक करके लूँगा कि भाई इसके अंदर वर्ड्स ना हो, ठीक है। और इनके एक लिमिट होता है जो मैं यहाँ पे लिखा भी है कि जो राउंडेड एग्रीगेट्स होते हैं उनके अंदर मिनिमम वर्ड्स जो है 32 से 33% होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके अंदर 32 से 33% होनी चाहिए। इट गिव्स मिनिमम रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम थस रिक्वायरिंग मिनिमम सीमेंट पेस्ट टू मेक गुड कंक्रीट। लेकिन जो राउंडेड एग्रीगेट होते हैं इनमें वर्ड्स कम होने की वजह से क्या होता है, हमारे पास कम से कम सीमेंट दरकार होती है। और कम से कम सीमेंट दरकार होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास अच्छा बॉन्ड प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। राउंडेड एग्रीगेट्स अक्सर इस्तेमाल नहीं होते हैं, मैं दिखा भी दूंगा पिक्चर, ठीक है। इरेगुलर एग्रीगेट कौन से होते हैं, वो एग्रीगेट जिनकी जो है ना शेप बिल्कुल इरेगुलर टाइप के होते हैं, ठीक है। पिट सैंड एंड ग्रेवल, ठीक है, हैव हायर परसेंटेज ऑफ वर्ड्स रेंजिंग फ्रॉम 35 to 38। अब ये 32 से 33 था राउंडेड, और इसमें कितने वर्ड्स होते हैं, 35 से 38। इसमें जो है ना फिर ज़्यादा सीमेंट दरकार होती है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये जो है हमारे पास राउंडेड एग्रीगेट्स हैं। अब इनको देखो, इनको अगर मैं किसी स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करूँ तो ये बिल्कुल, अगर हल्का सा भी लोड लग जाए तो ये बिल्कुल फिसल जाएगी। तो यानी इनका जो सरफेस है वो थोड़ा सा स्मूथ होता है, इस वजह से इनको थोड़ा कम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इनको देख लें,
ये रेगुलर शेप के हैं और ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं क्योंकि इनकी बॉन्डिंग अच्छी होती है। सीमेंट भले ही थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है लेकिन इनकी जो बॉन्डिंग है वो बड़ी अच्छी होती है। एंगुलर की अगर बात करें, द एग्रीगेट्स ऑफ शार्प, एंगुलर एंड रफ शेप, इनका देखें शेप थोड़ा सा रफ टाइप का है और इनके अंदर 38 से 40% वर्ड्स होते हैं। याद करने वाली जो चीज़ है वो ये परसेंटेज है, ठीक है, कि भाई एंगुलर एग्रीगेट में कितने परसेंट वर्ड्स होते हैं, 38 से 40, ठीक है। अच्छा, ज़ाहिर है जितने ज़्यादा वर्ड्स बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा सीमेंट दरकार होगी और इनमें भी क्या है कि हमारे पास जो है सीमेंट ज़्यादा दरकार होती है। फिर आता है फ्लेकी एग्रीगेट्स। इनमें सिर्फ एक चीज़ पूछा जाता है हमेशा, एक फ्लेकी और दूसरा आता है एलिंगेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा ये फ्लेकी है मेरे पास और ये इलोंगेटेड है, ये दोनों इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है। अगर सीमेंट में ये देख रहे हैं ना, ये इनकी शक्ल इस तरह की होती है, ये या तो बिल्कुल लंबे टाइप के, चौड़े टाइप के, ठीक है। इनसे क्या होता है, ये टूट जाते हैं जल्दी और इनकी स्ट्रेंथ नहीं होती और ये नुकसानदेह होते हैं, ठीक है। तो इनका भी एक लिमिट होता है, आप उससे ज़्यादा इनको जो है किसी भी कंक्रीट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। द एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लेकी व्हेन इट्स लीस्ट डायमेंशन, यानी कि एक एग्रीगेट है उसका लीस्ट डायमेंशन कौन सा होगा। अब यहाँ पे देखें इसका सबसे जो पतला ये देखें चौड़ाई इसकी बड़ी है, लंबाई इसकी बड़ी है और चौड़ाई भी इसकी बड़ी है और थिकनेस देखें बिल्कुल कम है, ठीक। कह रहे हैं कि इसका जो थिकनेस है यानी ये लीस्ट डायमेंशन जो है वो कितना होना चाहिए, इस 3/5 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन। मीन डायमेंशन कहते हैं कि भाई आप उसे जो है ना सी में पास करें और जो आपको एक स्टैंडर्ड साइज मिले उसमें से, फ़र्ज़ करें अगर 4 इंच मिल जाता है तो वो क्या है कि उस 4 इंच का 3/5 होना चाहिए, ठीक है। तो ये लीस्ट डायमेंशन मतलब इतना होना चाहिए। ये पेपर में बार बार आया है। द एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लेकी, कब फ्लेकी होता है, जब लीस्ट डायमेंशन कितना हो, 3/5 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन हो, ठीक है। फिर इसने मीन डायमेंशन को एक्सप्लेन किया है। फिर एलोंगेटेड एग्रीगेट की बात करें तो ये हमारे पास फिर क्या होता है, इट्स ग्रेटेस्ट डायमेंशन, यानी इसका जो लेंथ है वो 18 टाइम ग्रेटर होना चाहिए इसके मीन डायमेंशन से। इसका मतलब क्या हुआ, यानी अगर आप यहाँ पे देख लें, ये कह रहा है कि भाई इसका जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये इस मीन डायमेंशन यानी ये जो इसका थिकनेस है इससे 18 गुना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तब मैं उसे किस चीज़ का नाम दूंगा, एलोंगेटेड एग्रीगेट का नाम दूंगा और ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ठीक। अब दो तरह से हमने क्लासिफिकेशन कर दी, एक तो था साइज, एक था शेप, अब आ गया यूनिट वेट। अब यूनिट वेट के अकॉर्डिंग हम मुख्तलिफ जो है ना इनके क्लासिफिकेशन करते हैं। एक होता है नॉर्मल वेट एग्रीगेट, एक होता है हैवी वेट एग्रीगेट, एक होता है लाइट वेट एग्रीगेट, ठीक है। अब नॉर्मल वेट क्या होता है, द कॉमनली यूज्ड एग्रीगेट्स जैसे कि सैंड हो गया, ग्रेवल हो गए, क्रश्ड रॉक्स हो गए, ग्रेनाइट हो गया, बसाल्ट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन चूने का पत्थर हो गया, इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 से 2.7 तक होती है, ठीक है। तो ये वो एग्रीगेट होते हैं जिन्हें हम नॉर्मल वेट एग्रीगेट कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल वेट एग्रीगेट कहते हैं। और इनसे ज़ाहिर है जो कंक्रीट बनेगा वो भी मेरा क्या होगा, नॉर्मल वेट कंक्रीट होगा और उसकी कोई एक स्पेसिफिक जो है वो एक स्ट्रेंथ होगी। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रोड्यूस कंक्रीट विद यूनिट वेट रेंजिंग फ्रॉम 23 टू 26 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना लोड अगर मैं लगा दूं तो वो कंक्रीट टूट जाएगा, ठीक है। मतलब 23 से 26 किलो न्यूटन अगर मैं लोड लगा देता हूं तो वो टूट जाएंगे, यानी नॉर्मल वेट एग्रीगेट इसमें इस्तेमाल होंगे तब कंक्रीट इतने भी टूट जाएगा, ठीक है। आम घरों में हमारे पास नॉर्मल वेट एग्रीगेट इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर बात करें हैवी वेट एग्रीगेट की तो इसमें हमारे पास जो हैवी किस्म के जो एग्रीगेट होते हैं, जो पत्थर होते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मैग्नेटाइट हो गया, बेराइट हो गया, स्क्रैप आयरन हो गया। इनकी ग्रेविटी देखिए इनसे ज़्यादा है, ये 2.5 था, ये 2.8 से 2.9 तक है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ये जो ऑयल के बड़े बड़े कुएँ होते हैं जिस तरह जो बिल्कुल बने होते हैं और सरफेस पे ही। और इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स होते हैं एटॉमिक बम की या न्यूक्लियर साइट्स जो होते हैं उनमें फिर हम हैवी वेट एग्रीगेट इस्तेमाल करते हैं क्योंकि रेडिएशन से हमें प्रूफ करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बना लो और उसमें किसी भी किस्म का एग्रीगेट इस्तेमाल कर दो। तो एग्रीगेट के भी टाइप होते हैं, हर एक चीज़ के लिए अलग किस्म का एग्रीगेट इस्तेमाल होता है, ठीक है। डैम के लिए अलग किस्म के एग्रीगेट इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पे भी हैवी वेट इस्तेमाल होते हैं, इस तरह के हल्के फुल्के इस्तेमाल नहीं होते। अब नॉर्मल वेट जो एग्रीगेट थे उनके लिए 23 टू 26 था, हैवी वेट के लिए 28 टू 29 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। और ये रेडिएशन प्रूफ होते हैं, रेडिएशन शील्ड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, इस तरह के पत्थर होते हैं हैवी वेट एग्रीगेट।
ये हमारे पास जो है ना, इनको कहते हैं लाइट वेट एग्रीगेट्स। लाइट वेट एग्रीगेट्स कब इस्तेमाल होते हैं? जब हमें इंसोलेशन या साउंड इंसोलेशन या लाइट वेट स्ट्रक्चर चाहिए। फर्ज कर ले आपने जो है ना घर बना लिए, आपने फाउंडेशन ऐसे डाल दिए कि आपको पता है कि भाई अब अगर मैं इसके ऊपर एक और मंजिल बनाऊंगा तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल टूट जाएगा, लेकिन आपने ज़रूरत के मुताबिक बनाना भी है, तब आप क्या करेंगे? लाइट वेट एग्रीगेट इस्तेमाल करेंगे। लाइट वेट एग्रीगेट क्या होता है? उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, स्ट्रेंथ कम होती है लेकिन स्ट्रक्चर बन जाता है, और इतनी भी कम नहीं होती कि आपका वो स्ट्रक्चर गिर जाए, ठीक। The lightweight aggregates have unit weight up to 12 kilonewton per meter square, are used to manufacture the structural concrete and masonry bricks for reduction of steel weight of the structure। जो लाइट वेट एग्रीगेट होते हैं वो हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जब हमें स्ट्रक्चर का लोड कम करना हो, ठीक है, वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इनको। जैसा कि फ़र्ज़ कर लिया आपने एक जो है ना, एक बड़ा कमरा था, उसके दरमियान आपने एक दीवार खड़ी कर दी, तो वो क्या हो गया? लाइट वेट एग्रीगेट से आपने बना के जो है ना खड़ा कर दिया, तो ये क्या करता है? स्ट्रक्चर के लोड को कम कर देता है, ठीक। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मॉइस्चर कंटेंट, तीन तरह से हमने पहले क्लासिफिकेशन की, एक था साइज, शेप और यूनिट वेट। अब चौथी क्लासिफिकेशन जो कि वहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ पे ये कर देता है, मॉइस्चर कंटेंट के अकॉर्डिंग। तो मॉइस्चर कंटेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो चार तरह से हम एग्रीगेट को डिफाइन करते हैं। ड्राई एग्रीगेट, यानी वो एग्रीगेट जिस, देखें आपको पता होना चाहिए कि जो एग्रीगेट होता है उसके अंदर वॉइड्स होते हैं, ठीक है, पोर्स होते हैं उनके अंदर। अगर एक एग्रीगेट जिसके वॉइड्स, पोर्स भी ड्राई हों और उसका सरफेस भी बिल्कुल ड्राई हो, तो मैं उसे क्या कहूँगा? ड्राई एग्रीगेट। अच्छा, द एग्रीगेट विच में कंटेन सम मॉइस्चर, अच्छा नहीं नहीं, जिनकी जो पोर्स होते हैं ना, पोर्स में हल्की फुल्की मॉइस्चर होती है लेकिन सरफेस बिल्कुल क्या होता है? ड्राई होता है, तो उन पत्थर को मैं क्या कहूँगा? ड्राई एग्रीगेट, ठीक है। सेकेंड आता है वेरी ड्राई एग्रीगेट, यानी वो एग्रीगेट जिनके पोर्स में भी बिल्कुल पानी ना हो और सरफेस पे भी बिल्कुल पानी ना हो, उन्हें मैं क्या कहूँगा? वेरी ड्राई एग्रीगेट, ठीक है। फिर आता है सेचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट, यानी कि अंदर से तो पानी फिल हो, ठीक है, उनके पोर्स बिल्कुल फिल हो लेकिन सरफेस क्या हो? खुश्क हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट। यानी आपने समंदर से पत्थर लिए, उन्हें जो है ना बाहर रख के जो है खुश्क किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल खुश्क हो गया, उनके पोर्स में पानी है लेकिन सरफेस खुश्क है, तो उन्हें मैं क्या कहूँगा? सेचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट। तीसरा आता है मोइस्ट एग्रीगेट, यानी जिनके बिल्कुल पोर्स भी पानी से भरे हों और सरफेस भी पानी से वेट हो, तो मैं क्या कहूँगा? ये मोइस्ट एग्रीगेट है। जैसे कि दरिया में जो पत्थर होते हैं वो क्या होते हैं? मोइस्ट एग्रीगेट होते हैं। फिर आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ये जो है ना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी एग्रीगेट की फाइंड क्यों करते हैं? दो चीज़ें हैं, एक तो ठीक है, चलें मान लिया कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी है, हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट, ये फाइंड क्यों करते हैं? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए इस चीज़ को, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि भाई जितने ज़्यादा पोर्स होंगे उतनी ज़्यादा हमें सीमेंट दरकार होगी। इनको पोर्स भी बोल सकते हो आप, वॉइड भी बोल सकते हो, ठीक है। इस पार्ट को बोलते हैं सॉलिड पार्ट, ठीक है, और इसे बोलते हैं वॉइड पार्ट या पोरस, पोरस भी इसे कह सकते हैं, ठीक। तो कहता है कि भाई हमारे पास दो तरह की स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ होती हैं। एक होता है हमारे पास अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक होता है बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। मैं आगे बताऊंगा कि भाई ये हम क्यों फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अपेरेंट नाम से जाहिर है कि वो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है एग्रीगेट की, जिसमें हम क्या करते हैं? एग्रीगेट को लेते हैं, एक ओवन में जो है उनको खुश्क करते हैं, ठीक है, ओवन के अंदर डाल के उन्हें खुश्क करते हैं, फिर उनके एब्सोल्यूट वॉल्यूम कहते हैं जिसमें से आप ये समझ लो कि उसके अंदर पोर्स नहीं है, ठीक है, बिल्कुल उसके अंदर सॉलिड है, उसके साथ आप क्या करो? उसे डिवाइड कर दो, यानी इसमें से नेचुरल पोर्स को हटा दो। वो जो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगी उसे हम अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी कहेंगे। और अगर हम बल्क की बात करें तो वो एग्रीगेट जिनमें आप वेट ऑफ ओवन ड्राई, यानी कि फ़र्ज़ कर लिया आपने उन्हें पहले ओवन में डाला, खुश्क हो गए, उसके बाद आप क्या करोगे? इट्स एब्सोल्यूट वॉल्यूम यानी इनके पोर्स के बगैर, और साथ में जो इनके नेचुरल पोर्स हैं उनको आप गिन लेते हो कि भाई इसके अंदर जो कुदरती है, एक तो होते हैं सरफेस पे, ठीक है, सरफेस पे रगड़ की वजह से आ जाते हैं जो पोर्स, उनकी बात नहीं कर रहा है, इंक्लूडिंग नेचुरल पोर्स जो उनके अंदर होते हैं उनको आप एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है, जैसे कि ये है। अच्छा, बल्क से ज़ाहिर है, यानी बल्क का मतलब है सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। फिर आता है कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड क्यों करते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द यील्ड ऑफ कंक्रीट। यील्ड कहते हैं उसकी क्वांटिटी को, कि भाई देखें आप अगर कंक्रीट बना रहे हैं तो उसके लिए ज़ाहिर है आप क्या करेंगे? वो एग्रीगेट चूज़ करेंगे जो कम से कम सीमेंट को जो है उनको ज़रूरत पड़े
ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े सीमेंट की, तो हम कोशिश करते हैं कि उन एग्रीगेट्स को इस्तेमाल करें जिनकी बॉन्डिंग भी अच्छी हो, और उस सीमेंट को भी कम से कम हमारे पास इस्तेमाल करें ताकि एक अच्छे क्वालिटी का कंक्रीट हमारे पास मिल सके, ठीक है। फिर सेकंड आता है कि द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एन एग्रीगेट गिव्स वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ऑन इट्स क्वालिटी एंड प्रॉपर्टीज। जाहिर सी बात है, जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो उतना क्या होगा, हार्ड होगा, उतना स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। द हायर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एन एग्रीगेट द हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर इट विल बी, ठीक है। जैसे कि हमने पहले हैवी, अगर आप लोगों ने देखा हो, पहले मैंने जो हैवी एग्रीगेट पढ़ाए थे उनका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी था वो 2.8 से 2.9 के दरमियान था, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मेजोरिटी ऑफ नेचुरल एग्रीगेट लाई बिटवीन 2.6 टू 2.7, ठीक है। तो ये पेपर में आ चुका है ये सवाल भी। अब आता है बल्क डेंसिटी। पहले हमने पढ़ा स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब पढ़ेंगे बल्क डेंसिटी को। बल्क डेंसिटी क्या होता है? बल्क नाम से जाहिर है, द बल्क डेंसिटी ऑफ एन एग्रीगेट इज डिफाइंड एज द मास, ठीक है, मास रिक्वायर्ड टू फिल अ कंटेनर ऑफ यूनिट वॉल्यूम, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम पर लीटर। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसका मतलब है कि अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर का है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 1 मीटर का है, और अगर फ़र्ज़ करें ये चौरस टाइप का था, ठीक है, और इसका यहाँ से लेकर अगर मैं इस साइड वाले की बात करूँ, ये भी 1 मीटर का है, ठीक है। इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा? 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब जो कंटेनर है, इसके अंदर जितने भी अगर आप एग्रीगेट्स डाल देते हैं, तब जो हमें मिलेगा उससे मैं क्या कहूँगा? उससे मैं कहूँगा कि ये इसकी बल्क डेंसिटी थी। एक सेकंड में अच्छा, अब इसके बाद हम चलते हैं, ठीक है। इसमें द बल्क डेंसिटी ऑफ एन एग्रीगेट डिपेंड करता है शेप, साइज और स्पेसिफिक ग्रेविटी और ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट एंड मॉइस्चर कंटेंट। ये 4-5 चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो है बल्क डेंसिटी डिपेंड करता है, ठीक है, कि इतनी इतनी होनी चाहिए। फिर हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एग्रीगेट। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारे पास 4 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक क्रशिंग होता है, इम्पैक्ट होता है, एब्रेशन होता है और सार्डनेस होता है। यानी कि अगर क्रशिंग की बात करें, फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक जो है एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है, उसे आप ग्रेजुअली लोड अप्लाई करें कंप्रेसिव, यानी दोनों साइडों से, ऊपर से भी और नीचे से भी आप लोड अप्लाई करें। जी भाई, आपने कुछ पूछना है? सर ये स्क्रीन शो नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, है आपके पास? नहीं, इसे बस हो रहा है शो। एक खराब हुआ, एक सही है, बस ठीक है, मेरे पास है। एक सेकेंड, बस ठीक है, इसी के साथ ओके है। अब शो हो रहा है सबको? मुझे काइंडली कोई रिप्लाई कर दे। हाँ जी सर, हो रहा है। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है क्रशिंग वैल्यू की अगर हम बात करें, यानी कि आप एग्रीगेट लेते हैं और उसके ऊपर जो है ग्रेजुअली यानी आहिस्ता आहिस्ता लोड अप्लाई करें और वो एक लोड पे टूट जाए, तो मैं क्या कहूँगा भाई, ये इसकी क्रशिंग वैल्यू है, ठीक है। और एक आता है इम्पैक्ट वैल्यू। इम्पैक्ट नाम से ज़ाहिर है सडन, यानी कि आप एक पत्थर के ऊपर सडनली कोई लोड अप्लाई करें और वो टूट जाए, तो मैं क्या कहूँगा, ये उसकी इम्पैक्ट वैल्यू। और ये 2 टाइम्स होता है किसकी? क्रशिंग वैल्यू की। याद रखिए इस चीज़ को, जो क्रशिंग वैल्यू है वो हाफ होती है इसके इम्पैक्ट के, और इम्पैक्ट 2 टाइम्स होता है क्रशिंग वैल्यू की, ठीक है। इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑन ऑफ एन एग्रीगेट टू सडन शॉक। देखें, जैसे पहले मैंने बताया कि सडन शॉक जब लगेगा या इम्पैक्ट, तो उसे मैं क्या कहूँगा? इम्पैक्ट वैल्यू कहूँगा, ठीक है। और ये भी हमें क्वालिटी बता देता है कि भाई ये कितना अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। एब्रेशन नाम से ज़ाहिर है रगड़ को कहते हैं, ठीक है। यानी आप क्या करते हो, एग्रीगेट को उठा के एक सिलेंडर में डाल देते हो और फिर उससे रोटेट करते हो। अक्सर जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने तो देखा होगा, ये टेस्ट भी किया होगा मटेरियल लैब में। क्या होता था, एक लॉस एंजलस एब्रेशन एक मशीन होता था जिसके अंदर हम लोग पत्थर डाल देते थे और उसके बाद उसे रोटेट करते थे,
और काफ़ी मिनट तक, और उसके बाद आखिर में चेक करते थे कि कितना जो है परसेंटेज हमें रिटर्न होता है, ठीक है। ये एब्रेशन गिसड़ को जो है बता देता है कि भाई इसमें कितनी इसकी अच्छी क्वालिटी है, और इसे चेक करते हैं लॉस एंजलस मशीन के ज़रिए। फिर आता है साउंडनेस। साउंडनेस जो है इंजीनियरिंग में कहते हैं एक्सपेंशन को, यानी एक चीज़ है उसके अंदर आप उस पे हीट अप्लाई करें या पानी डाल दें और वो एक्सपेंड कर जाए, तो उसे मैं क्या कहूँगा, साउंडनेस। यानी पत्थर को आप क्या करते हैं, पानी में डाल दें या उसके ऊपर हीट अप्लाई करें तो और उसमें एक्सपेंशन आ जाए, तो मैं इसे कहूँगा कि ये साउंडनेस है इसमें, और जितना ज़्यादा साउंडनेस होगा वो उतनी उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। फिर हमारे पास आता है बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। बल्किंग पता है किस चीज़ को कहते हैं? बल्किंग कहते हैं कि सैंड के अंदर मॉइस्चर का आ जाना। किस चीज़ का? पानी का आ जाना, ठीक है, अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, उसे हम कहते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। अक्सर देखा होगा जो मिस्त्री होता है वो कभी भी रेत को जिसमें थोड़ी सी भी मॉइस्चर होता है वो इस्तेमाल नहीं करता। उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि उसे पता है कि एक स्पेसिफिक वाटर सीमेंट रेशो वो पहले से इस्तेमाल करेगा। फ़र्ज़ कर लें 60% अगर वो पानी डाल देता है सीमेंट में, और बाद में सीमेंट जो सैंड है वो ऑलरेडी बल्कड हो, तो वो यानी सैंड के अंदर भी पहले से पानी मौजूद है और उसके अंदर आपने बाद में भी पानी डाल दिया, तो ये क्या करेगा, जो इसकी स्ट्रेंथ है, जो इसकी वर्केबिलिटी है, उसको इंक्रीज़ कर देगा और स्ट्रेंथ को कम कर देगा, ठीक है। तो और जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी कंक्रीट की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बल्किंग को हम ज़रूर कंसीडर करते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मोइस्ट सैंड, यानी कि मोइस्ट सैंड का जो वॉल्यूम है एंड टू द वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैंड इज़ नोन एज बल्किंग फैक्टर। ये पेपर में आ चुका है, ठीक है, कि भाई वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट सैंड एंड वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैंड का रेशियो निकालो और जो आपको वैल्यू मिलेगी उसे हम बल्किंग फैक्टर कहेंगे। इसके बाद लिखा है कि इट मे बी नोटेड दैट फाइन सैंड बल्क्स मोर देन कोर्स सैंड। ये भी पेपर में आ चुका है, यानी कि जो फाइन सैंड होगा वो ज़्यादा बल्क करेगा कोर्स सैंड की निस्बत। क्यों? क्योंकि इनमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है कोर्स एग्रीगेट या कोर्स सैंड की निस्बत। अब यहाँ पे देखें, ये दो आप लोगों को दिख रहे हैं। अब इसमें क्या है, इसमें पानी नहीं है। जब आपने पानी डाल दिया तब इसका जो वॉल्यूम था वो इतना बढ़ गया, यानी इसमें जब मॉइस्चर आ गया तो ये इतना रेत बढ़ गया, ठीक है। तो इतना अगर ज़्यादा है इसके अंदर, अगर मैं कंक्रीट बना रहा हूँ उसमें भी थोड़ा सा पानी डाल दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना पानी भी इस्तेमाल करेगा और इसका भी पानी इस्तेमाल करेगा, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिलीटरस मटेरियल्स इन एग्रीगेट्स, यानी कि अगर एक एग्रीगेट है उसके अंदर ख़तरनाक यानी कि कीड़े मकोड़े या कुछ भी या सब्ज़ा पौधा मौधा कुछ भी आ जाए तो उसे हम कहते हैं डिलीटरस मटेरियल, ठीक है, एग्रीगेट। और ये बिल्कुल जो है ना नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि एग्रीगेट को आप सीमेंट के साथ इस्तेमाल करते हो और सीमेंट के साथ वो रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके वो फिर सीमेंट की स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं, ठीक है। The deleterious materials are those whose presence in the aggregate prevent normal hydration of cement, यानी कि ये क्या करते हैं, नॉर्मल हाइड्रेशन जो है उसको रोक देते हैं। रिड्यूस द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, मॉडिफाई द सेटिंग एक्शन एंड काजेज एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस कहते हैं जो वाइट डिपॉजिट आ जाते हैं, जिस तरह सफ़ेद सफ़ेद जो दीवार पे, ठीक है, वो इनकी वजह से आ जाते हैं। फिर आता है कि द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑल डिलीटरस मटेरियल इन द एग्रीगेट शैल नॉट एक्सीड 5%। इनकी जो मिकदार है वो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 5% से ज़्यादा है मतलब ये नुकसानदेह है। इसलिए वो क्या करते हैं, जो मिस्त्री होता है वो छानी करता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा फाइन एग्रीगेट को या कोर्स एग्रीगेट को। फिर आता है फाइनेस्ट मॉडुलस। फाइनेस्ट मॉडुलस क्या होता है? फाइनेस्ट मॉडुलस में ये, इसके लिए एक टर्म को याद रखें, एवरेज साइज़ ऑफ द पार्टिकल। बस ये हमें जो है एवरेज साइज़ ऑफ द पार्टिकल इन एग्रीगेट बताता है। इसके लिए मैं जो है ना, आप लोगों को ऐसे तो समझ नहीं आएगा, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये सबको शो हो रहे हैं मैश? काइंडली कोई रिप्लाई कर दे। हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो मैश है, मैश में हम क्या करते हैं, फ़र्ज़ कर लें आपने क्या किया, एक केजी जो है इसमें सैंड जो है ना आपने पास किया, ठीक है। अब कुछ सैंड इस पे रुक गया, कुछ इस पे रुक गया, कुछ इस पे, कुछ इस पे, कुछ इस पे और कुछ इस पे। तो ज़ाहिर है इन सबको अगर मैं सम करूँगा तो दोबारा मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 kg ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे जो रिटर्न होता है इसका और इसका, इन दोनों को जब मैं सम करूंगा तो उसे मैं क्या कहूँगा, कम्युलेटिव परसेंटेज, ठीक है। तो इन सब का मैं क्या करता हूँ, कम्युलेटिव परसेंटेज निकालता हूँ और उसे फिर डिवाइड करता हूँ 100 के साथ। फिर जो वैल्यू आती है मेरे पास उसे मैं नाम देता हूँ फाइनस मॉडुलस का, ठीक है। तो फाइनस मॉडुलस असल में हमें बताता है कि भाई यहाँ पे हमारे पास एवरेज पार्टिकल साइज़ क्या आ सकता है, यानी कि वो पार्टिकल साइज़
जो मेरे पास यानी कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा उनके साइजेस होंगे उन्हें मैं क्या कहूँगा, ये मेरा फाइनेस्ट मॉडुलस है, ठीक है। तो फाइनेस्ट मॉडुलस ज़रूर चेक किया जाता है, ठीक है। और द वैल्यू ऑफ फाइनेस्ट मॉडुलस इज़ हायर फॉर कोर्सर एग्रीगेट, जो हमारे पास कोर्स एग्रीगेट होते हैं उनके लिए फाइनेस्ट मॉडुलस ज़्यादा होती है। जी भाई कोई बात कर रहा है? जी मैंने कहा ये फाइनेंस मॉड्यूलस जो है ना, इसको जी, रिपीट करें, समझ नहीं आया। फाइनेस्ट मॉडुलस जो होता है ना, ये हमारे पास न्यूमेरिकल इंडेक्स ऑफ फाइनेस होता है, यानी एक चीज़ कितना फाइन है उसके लिए हम फाइनेस्ट मॉडुलस टेस्ट करते हैं। किन के ऊपर करते हैं? एग्रीगेट्स के ऊपर, ठीक है। ये क्या बताता है हमें? ये हमें ये बताता है कि एक जो फ़र्ज़ कर लें आपके पास ढेर सारे जो है ना रेती पड़ी हुई है, फ़र्ज़ कर लें आपके पास ढेर सारी रेती पड़ी हुई है और वो मुख्तलिफ ज़रात के हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। अब आपको ये नहीं पता कि इनका एवरेज साइज़ क्या है, तब आप क्या करोगे? फाइनेंस मॉडुलस टेस्ट करोगे। उसमें से जो आपको वैल्यू मिलेगी ना एक स्पेसिफिक, आप कहोगे कि भाई ये मतलब सबकी मतलब ये क्या है? साइज़ है। जो एवरेज साइज़ निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंस मॉडुलस कहते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ फाइनेंस मॉडुलस इज़ हायर फॉर कोर्सर एग्रीगेट। अब समझ आया जो मैंने एक्सप्लेन किया? ये आपने कहा कि इसको डिवाइड करेंगे हम 100 पे, ठीक है। जी जी, और ये जो सीव है, ठीक है। ये मेरे ख्याल वो से मैंने सीव है ना। बात सुनी ना, वो मैंने उस चीज़ के लिए बताया, वो है एक प्रैक्टिकल कंप्लीट, ठीक है। वो कंप्लीट प्रैक्टिकल जो है यूनिवर्सिटी में सब ने परफॉर्म किया है या कॉलेजेस में सब ने, शायद डीई होल्डर्स ने भी किया होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसको जो है ना कंप्लीट, मैंने सिर्फ एक जनरल आइडिया दिया कि फाइनेंस मॉड्यूलस को मालूम कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं कि 1 kg लिया, ठीक है, या 2 kg ले लिए, आप क्या करते हो? उन्हें पास करते हो, ठीक है, मैशेज में से पास कर दो। आखिर में आप क्या करते हो? 100 के साथ, क्योंकि हमारे पास टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100% ही होता है ना। अगर एक मैश था उसमें 10% रिटर्न हो गया, एक में 15%, एक में 30%, एक में 60%, सबको जमा करो आपके पास जो 100% ही आएगा। तो हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू आती है, तो उससे हम क्या कहते हैं कि भाई ये हमारे पास क्या है? इसकी फाइनेंस मॉडुलस है। नहीं, निकालने के लिए तो अभी जैसे ना आपके पास 5 सीव हैं, तो उन 5 की रीडिंग लेके 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा ना, मेरे ख्याल से। देखें बात सुनिए ना, एक फाइनेंस मॉडुलस जो है उसमें हम लोग एवरेज भी निकालते हैं और साथ में 100 के साथ भी उन्हें जो है हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। मुझे खास याद नहीं है, लेकिन ये है कि ये टेस्ट इसी तरह किया जाता है, ठीक है। चलें फाइनेंस ठीक है, मॉडुलस, आगे बढ़े। हाँ ठीक है, एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल मालूम करने के लिए हम लोग इसे फाइंड करते हैं, ठीक है। द फॉर फाइन एग्रीगेट्स इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम 2.2 टू 2.6। याद रखें ये जो पेपर में ये सवाल आ चुका है कि भाई फाइन एग्रीगेट के लिए जो इसकी वैल्यू है कितनी होती है? 2.2 से लेके 2.6 तक। और कोर्स एग्रीगेट है उसके लिए 2.9 से 3.2 तक होती है, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया हमारा जो एग्रीगेट का पोर्शन था वो ख़त्म हो गया। अब इसके बाद जो है फर्दर फिर हम सीमेंट भी हो गया, एग्रीगेट भी हो गया, अब हम पढ़ेंगे कंक्रीट को, और वो कंक्रीट पढ़ेंगे कल, ठीक है। सही है। इसके बाद पानी आता है, पानी के बाद एडमिक्सचर है, फिर बाकी सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह कल इसमें कवर कर देंगे और चैप्टर ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी का कोई इशू है तो पूछ सकता है। सर आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ना। हेलो जी, जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही।